हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो बताइएगा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को, तो एक थम्स अप डालिए। तो चलिए, जैसा कि पता है आप लोग को कि हम नर्सिंग का MSN क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 पढ़ा दिया है, यूनिट 2 स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे कि बॉडी में हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी से क्या हो रहा है और अधिक होने से क्या हो रहा है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी चलिए रहा है, अभी चलेगा, थोड़ा लंबा सेशन है इसका, अच्छा टॉपिक है। तो चलिए, तो एक मिनट, ठीक, एक आप लोग के लिए क्या कहते हैं उसको, आप लोग की लाइन से ही, ये लाइन है आप लोग से जुड़ा ही लाइन है, सुनिए ध्यान से। तेरे इश्क में पागल हो जाना भी अच्छा लगता है, तेरे इश्क में पागल हो जाना भी अच्छा लगता है, हर दर्द को हंसकर सह जाना भी अच्छा लगता है, हर दर्द को हंसकर भी सह जाना भी अच्छा लगता है। लोग कहते हैं मोहब्बत में सुकून नहीं मिलता, लोग कहते हैं मोहब्बत में सुकून नहीं मिलता, हमें तो तेरा नाम भी ले जाना अच्छा लगता है, हमें तो तेरा नाम भी ले जाना अच्छा लगता है। तो तेरे इश्क में पागल हो जाना भी अच्छा लगता है, हर दर्द को हंसकर सह जाना भी अच्छा लगता है। लोग कहते हैं मोहब्बत में सुकून नहीं मिलता, हमें तो तेरा नाम ले जाना भी अच्छा लगता है। तो चलिए, इस लाइन के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम पता है आप लोगों को कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्लूइड इम्बैलेंस पढ़ रहे थे। बॉडी फ्लूइड में भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, फ्लूइड इम्बैलेंस पढ़ रहे थे। इम्बैलेंस में हम बताए थे आपको कि इसको चार टाइप से हम लोग पढ़ाएंगे। तो हमने पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी फिर 3 पार्ट पढ़ाए हम लोग, आज हम लोग यह फर्स्ट पार्ट का लास्ट है, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, वो आज खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या करना था हम सब बता दिए थे आपको। आज हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन और मेडिकल मैनेजमेंट, और क्या बचा हुआ है हमारा, नर्सिंग मैनेजमेंट बचा हुआ है। तो ये सब आज हम लोग देख के खत्म कर देते इसको। उसके बाद फ्लूइड इम्बैलेंस का हम लोग दूसरा टाइप हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो ये इसी में लग जाएगा, कल से हम लोग दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन खत्म हो गया। हम लोग फ्लूइड इम्बैलेंस में भी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, फ्लूइड बॉडी फ्लूइड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्लूइड इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस पढ़ रहे थे हम लोग। तो फ्लूइड इम्बैलेंस में हम लोग, फ्लूइड इम्बैलेंस का भी हम लोग कितना, फ्लूइड बैलेंस में हम लोग इम्बैलेंस पढ़ रहे थे। फ्लूइड इम्बैलेंस में बताए थे आपको कि ये 4 तरीका से हम लोग पढ़े, 4 टाइप, इसका 5 टाइप बताए थे, सॉरी 5 टाइप बताए थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर दिए थे। फर्स्ट टाइप का हम लोग आज लास्ट है, इसको खत्म करेंगे। उसके बाद कल से नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़े, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिशिएंट। फ्लूइड डेफिशिएंट हमारे बॉडी में कम, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर फ्लूइड वॉल्यूम का कम जाने से क्या क्या होता था। फिर उसका टाइप देखे हम लोग, पहला देखे हाइपर ऑस्मोलर, जिसमें क्या हो रहा था, वाटर का अधिक लॉस हो रहा था। देन इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में वाटर का लॉस अधिक हो रहा था। उसके बाद देखे थे आइसोटोनिक में क्या हो रहा था, दोनों सेम लॉस हो रहा था हमारे बॉडी से, वाटर भी और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम लॉस हो रहा था। उसके बाद हम लोग देखे थे हाइपोटोनिक में क्या था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट अधिक लॉस हो रहा था वाटर के तुलना में। तो ये सब हम लोग देख लिए, आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है फ्लूइड इम्बैलेंस में कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन पढ़ेंगे।
डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे आज। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि डायग्नोस्टिक मतलब क्या हो गया आप बताइए। डायग्नोस्टिक मतलब हो गया जांच करना, एवोल्यूशन हो गया जो बीमारी हो रहा था उससे जो हम लोग का एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला लेंगे हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उस पेशेंट का क्या करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, किसका, पेशेंट का। जो हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। कोई पेशेंट आया जिसको क्या हो गया है, फ्लूइड लॉस हो गया, मतलब डेफिसिट, उसको बॉडी में फ्लूइड का डेफिसिट हो गया, कमी हो गया है, तो हम लोग उसको क्या डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले क्या डायग्नोस करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग, रिसेंट फ्लूइड लॉस, वोमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, ब्लीडिंग, बर्न और पॉलिनूरिया। हम लोग उससे पूछेंगे कि क्या हुआ है, किसकी वजह से आपके बॉडी में फ्लूइड का लॉस हुआ है, तो वो बताएंगे, पेशेंट बताएंगे कि या तो उसको वोमिटिंग हो गया, अधिक वोमिटिंग हो गया, या फिर उसको अधिक डायरिया हो गया, या उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है वो बताएंगे, और उसको या तो ब्लीडिंग हो गया, या जल गया है, या क्या हो गया, उसको पॉली और मतलब यूरिन कम आ रहा है, उसको बॉडी से बहुत कम आ रहा है, या तो हो ही नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम कौन बताएंगे, पेशेंट बताएंगे। तो पहला हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में ये सब लेंगे। उसके बाद डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, या फिर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको क्या होता है, पीने में कोई चीज ले रहा है, पी रहा है, वाटर जैसे पानी पी रहा है, उसको वोमिटिंग हो रहा है, उसके अंदर पानी जा ही नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिकल हिस्ट्री में लेंगे हम। उसके बाद हम लोग देखें, उसको पूछेंगे कि क्रॉनिक, आपके पास पहले से कोई बीमारी है, जैसे किडनी डिजीज है, या इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, या डायबिटीज इंसिपिडेस है, तो ये सब हम लोग पहले मेडिकल हिस्ट्री में लेंगे। या हार्ट डिजीजेज है उसके पास, ये सब हम लोग पूछेंगे उससे। तो ये क्या हुआ, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइन, हम लोग उसमें जनरल साइन हम लोग खुद से देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे कि वीकनेस, उसको हमको पता लगेगा कि यह कमजोर है, ये कमजोरी है, वो फिर बताएं, पेशेंट भी बताएंगे हमको कि हमको वीकनेस होता है, खारा होता है तो चक्कर आता है, मतलब बार बार गिर जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं, तो ये वो बताएंगे, पेशेंट बताएंगे। उसके बाद क्या हो गया, डाइजीनेस। डाइजीनेस मतलब क्या हो गया, वीकनेस। उसके बाद डिजीनेस मतलब उनको चक्कर आना, पेशेंट को चक्कर आना। फैटिग्यू यानी कि थकान होना, बताए ना कि वो बेड पे सोए रहता है, उसको बहुत वीकनेस हो गया है और चक्कर आ रहा है, उस वजह से उसको क्या हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, वो सोया ही रह रहा है। ये देखेंगे ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ये हम लोग देखेंगे एंड लिखेंगे कि क्या हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, फैटिग्यू हो रहा है, ये भी लिखना पड़ता है। उसके बाद वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम लोग चेक करेंगे, ये तो पता है वाइटल साइन में आपको क्या चेक करना है, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी, ये सब चेक करना है। उसको इसमें हम क्या लोग देखेंगे, ट्रैकीकार्डिया देखेंगे, हार्ट रेट को चेक करेंगे, हार्ट रेट को चेक करेंगे कि बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, वो चेक करेंगे। उसके बाद हाइपोटेंशन, बीपी लो भी है, ये भी चेक करना है हमको। स्टेशनरी पोस्चर, उसको पोजीशन देके, आपको पता है कि बीपी जो चेक होता है, बीपी तीन पोर्शन में चेक कर सकते हैं हम लोग, बहुत कम होता है लेकिन मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए। पोस्चर में जैसे 16 के बीपी चेक करना, फिर बैठा के, फिर उठा के, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। आप 16 के चेक करिए किसी को, और फिर उस पेशेंट को उसी टाइम उठा के चेक कीजिए, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, बीपी में क्या होगा, डिफरेंस मिलेगा। तो हमको क्या करना है, स्पेशली पोर्शन से उसका बीपी चेक करना है। उसका टैक्सीपिनिया मतलब रिस्पायरेशन रेट को चेक करना है, रिस्पायरेशन रेट चेक करना है। नैरो ब्लड प्रेशर, नैरो पल्स प्रेशर को चेक करना है, पीपी को चेक करना है। पीपी चेक करने का, पल्स प्रेशर आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर बीपी आप लोग चेक कर रहे हैं, बीपी चेक किए
बीपी से ही पल्स प्रेशर आपको पता चल जाएगा। कैसे चलेगा? बीपी चेक किए, जैसे 120/80 क्या होता है? नॉर्मल होता है ना। नॉर्मल होता है तो क्या करना है आपको? पल्स प्रेशर के लिए 120 में से 80 को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो पीपी यानी कि पल्स प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 30 से 40 mmHg 30 से 40 होता है। तो यहाँ क्या हो गया? 40 है, यानी कि क्या है? नॉर्मल है। तो हमको नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है। 30 से 40 क्या है? नॉर्मल है। और नॉर्मल बीपी रहेगा तो पल्स भी नॉर्मल रहेगा। अगर किसी व्यक्ति का 90/70 बीपी आ रहा है, 90/70 बीपी आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? पल्स प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा? 90 - 70 यानी कि 20 आ रहा है। तो क्या हो रहा है? 30 से कम आ रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे पल्स प्रेशर कम है, यानी कि उसका पल्स प्रेशर कम है। पल्स प्रेशर का मतलब हो गया कि कितना स्पीड से हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है हमारे बॉडी में, तो इसी को कहते हैं पल्स प्रेशर। तो हम लोग पल्स प्रेशर बीपी से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख लेंगे कितना बीपी आया है। तो उसको सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पल्स प्रेशर ऐसे पता किया जाता है। नॉर्मल बता दिया आपको कि 30 से 40 mmHg होता है। उसके बाद हम लोग स्किन ग्लूकोसा देखेंगे। ड्राई स्किन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसका स्किन ऑब्जर्व ड्राई सूखा हुआ है या नमी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, वो चेक करेंगे। आपको बताए थे कि स्किन को ऐसे फोल्ड करना है और 3 सेकंड के अंदर वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया, तो फिर वो इससे पता चलता है कि अगर नहीं आया नॉर्मल कंडीशन में और सूखा ऑब्जर्व हुआ वहां पे, तो इसका मतलब कि उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की यानी कि फ्लूइड की कमी है। तो ड्राई म्यूकेशन, पुअर स्किन टॉलर मतलब हो गया कि स्किन से क्या होगा? टाइट हो जाएगा। स्किन से क्या होगा? टाइट होगा। ड्राई टंग क्या होगा? जो जीभ निकाल के जीभ दिखेंगे तो क्या होगा? जीभ सूखा नजर आएगा। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई हो जाएगा, सूखा रहेगा। आंख से हम लोग कैसे पता करेंगे? आंख क्या रहेगा? सॉकेंड आइस बॉल जो है क्या होगा? सॉकेंड है, अंदर धसा हुआ लगेगा। कैसे रहेगा? अंदर धसा हुआ रहेगा। डिक्रीज टीयरिंग मतलब उसको आंसू नहीं आएगा, कितना भी दर्द होगा चाहे आप पीटिए उसको या जब उसके बॉडी में पानी की कमी रहता है उसमें डिक्रीज हो जाता है। कितना? टीयरिंग कम हो जाता है, मतलब आंसू जो है बहुत कम आता है उसको। उसके बाद स्नेक वेन्स फ्लैट नेक वेन्स स्पेशली वेन्स ऑफ लाइनिंग फ्लैट। तो नेक वेन क्या होता है? यहाँ पे नेक वेन, यहाँ पे एक वेन होता है, वो क्या हो जाता है? फ्लैट होता है। जब उसके बॉडी में पानी की कमी होगा तो क्या होगा? वहां उसके बॉडी में यहाँ पे जो वेन रहता है, नेक वेन रहता है, वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। फ्लैट मतलब चौड़ा हो जाता है। और वही अगर एक्सेसिव हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो बहुत मात्रा में दिखने को मिलेगा, बाहर से ही आपको पता चल जाएगा, वो दिखने लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है? पानी की कमी हो रहा है ना, डेफिसिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लैट हो रहा है। उसका वेट, हम लोग वेट उसको लेंगे। वेट एक्यूरेट लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी का वेट जो है उसका लॉस होगा, मतलब कमेगा। अगर किसी के बॉडी में से 1 लीटर फ्लूइड अगर लॉस हो गया तो इसका मतलब उसके बॉडी का 1 kg वेट जो है कम जाता है। यूरिन आउटपुट ओलिगोरिया, यूरिन का आउटपुट जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो फ्लूइड कमी से क्या होगा? यूरिन आउटपुट कम जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड डार्क इन कलर, और थोड़ा बहुत होगा तो फिर डार्क कलर में यूरिन आएगा, बहुत कम मात्रा में होगा। और डार्क कलर गाढ़ा डार्क कलर का क्या होगा? यूरिन होगा। कभी बहुत देर बाद कभी होगा, 1 बार 2 बार हो जाएगा तो बहुत हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच करेंगे। हम लोग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। क्या करेंगे? इसको लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट कराएंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट कराएंगे, यानी कि सोडियम, अगर इसमें क्या हो रहा था? सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट आप बताए थे हाइपर स्मॉलर में कि सिर्फ वाटर लॉस होता है, लेकिन क्या तो सोडियम बचा रहता है, तो उसमें क्या हो गया? तो सोडियम लेवल हाई रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं। आपको बता दें कि
सोडियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है? आप लोग को अगर पता होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। सोडियम का लेवल कितना होता है नॉर्मल? तो नॉर्मल होता है 135 से नॉर्मल। सोडियम सोडियम नॉर्मल कितना होता है? 135 से 145 क्या होता है इसमें? MEQ बाय लीटर। 1 लीटर में इतना MEQ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अगर 135 से कम आ रहा है तो कम है, इससे अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा हो गया। तो सोडियम का यह नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल रेंज है। आपको याद रखना है 135 से 145। तो क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोलाइट का जांच कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम अगर हाई है तो हाइपर नेट्रीमिया कहलाता है। इन वाटर लॉस अधिक हो गया है तो क्या हो गया? सोडियम हाई हो जाएगा। सोडियम लो कम होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा। अगर साल्ट लॉस, अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस, आपको 3 पार्ट बताए थे ना। 3 पार्ट में क्या बताए थे? एक में बताए थे कि ज्यादा पानी लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है हाइपर ऑस्मोलर में, और आइसोटोनिक बताए दोनों सेम लॉस हो रहा था। और हाइपो में बताए थे, हाइपोटेंशन में बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा लॉस हो रहा है देन वाटर, पानी की तुलना में। तो वही कहता है कि सीरम टेस्ट में आपको पता चलेगा, जैसे रेंज बताए ना, तो उस रेंज में पता चलेगा कि कितना सोडियम। अगर 135 से कम है यानी कि हाइपोनेट्रीमिया है, यानी कि सोडियम का कमी है, और 145 से अधिक है तो हाइपर हो गया। कम है तो हाइपो और ज्यादा है तो हाइपर हो जाएगा। तो वो चेक करना है, सोडियम लेवल चेक करना है इलेक्ट्रोलाइट में। उसके बाद बार्बिक क्रिएटिनाइन रेशियो, BUN क्रिएटिनाइन रेशियो। BUN क्या है? हम लोग जब लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या क्या पता चलेगा आपको? सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसमें सोडियम का पता चलेगा, और क्या सोडियम पोटेशियम सबको पता चलेगा उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट में। और BUN, उसमें क्या BUN या क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन रेशियो। क्रिएटिनाइन रेशियो कितना होता है? क्रिएटिनाइन रेशियो BUN और क्रिएटिनाइन का रेशियो कितना होता है? नॉर्मल रेशियो कितना होता है? 20:1। ये क्या है? नॉर्मल रेंज है। ये क्या है? नॉर्मल रेंज है। BUN और क्रिएटिनाइन रेशियो का नॉर्मल रेंज है 20:1। BUN क्या हुआ? BUN क्या है? तो ब्लड यूरिक नाइट्रोजन, ब्लड में यूरिन का लेवल। BUN क्या बताता है? ब्लड में यूरिन का लेवल बताता है। क्रिएटिनाइन रेशियो, क्रिएटिनाइन रेशियो ये क्या है? क्रिएटिनाइन रेशियो या मसल्स मेटाबॉलिज्म का यह वेस्ट पार्टिकल्स है, किडनी में रहता है। ये दोनों कहाँ रहता है? किडनी में रहता है। किडनी में दोनों प्रेजेंट रहता है। तो यह क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट पार्ट है BUN। BUN क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट पार्ट है, और यह किडनी के मसल मेटाबॉलिज्म का वेस्ट पार्ट है क्रिएटिनाइन रेशियो। तो दोनों का रेशियो इतना होगा। अगर इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो BUN यह क्या हाई हो गया, और इससे कम होगा तो लो BUN। तो ये भी हम लोग को पता चलता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट से, लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं तो ये देखना है आपको, BUN देखना है। उसके बाद सोडियम लेवल देखना है आपको। जब उसका लेबोरेटरी टेस्ट आएगा तो उसमें सोडियम लेवल, उसमें पोटेशियम लेवल सब रहता है, आपको वो सब देखना है। और क्या करना है? BUN देखना है कि इस रेशियो से ज्यादा है या कम है, वो देखना है आपको। उसके बाद हेमाटोक्रिट HCT टेस्ट। HCT टेस्ट क्या है? HCT RBC मेटोक्रिस्ट टेस्ट में आपको क्या पता चलता है कि आपके ब्लड में कितना RBC है, RBC का परसेंट पता चलता है। हेमाटोक्रिस्ट टेस्ट में क्या पता चलता है आपको? RBC का परसेंटेज पता चलता है, क्या कितना परसेंट RBC प्रेजेंट है।
वो पता चलता है। उसके बाद सीरम ऑस्मोलेटी, सीरम ऑस्मोलेटी का मतलब क्या है, इंक्रीज द हीमो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें बताया हीमो हीमेटोक्रिस्ट में आपको पता है कि आरबीसी का लेवल पता चलता है। तो आरबीसी का लेवल पता चलता है। अगर आपके बॉडी में पानी का अधिक लॉस हो गया है तो क्या रहेगा, यहाँ पे आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रहेगा, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रहेगा, यानी कि ब्लड क्या रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो जब उसमें से प्लाज्मा फ्लूइड से बाहर आ जाएगा ब्लड से, तो ब्लड क्या रहेगा, आपको बताए थे ना ऊंड जो पढ़ाते रहे थे उसमें बताए थे, आप इन्फ्लामेशन में बताए थे आपको कि जब प्लाज्मा और प्रोटीन सब क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसी तरह हीमेटोक्रिस्ट में हम लोग को पता चलता है कि आरबीसी कितना परसेंट है, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन कितना परसेंट है वो पता चलता है हम लोग को। उसके बाद है और सीरम ऑस्मोलेटिटी, मतलब इंक्रीज बढ़ जाता है ब्लड में डिजॉल्व पार्टिकल्स, सीरम ऑस्मोलेटिटी टेस्ट में आपको पता चलता है कि ब्लड में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितना डिजॉल्व है ब्लड में। तो इसमें पता क्या चला आपको कि थिकनेस चला, आरबीसी का परसेंट चला, हीमेटोक्रिस्ट में आरबीसी का परसेंट कितना परसेंट आरबीसी प्रेजेंट है ब्लड में वो पता चला। और क्या था, सीरम ऑस्मोलेटिटी था। सीरम ऑस्मोलेटिटी में क्या हो गया कि इसमें क्या पता चलता है कि ब्लड में कितना परसेंट पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल है। अब इस टेस्ट से आपको क्या पता, इस टेस्ट से भी आपको क्या पता चलेगा कि सॉलिड में कितना पार्टिकल बचा हुआ है, यानी कि जब प्लाज्मा उससे वाटर जब ब्लड का क्या हो गया, गाढ़ा हो गया हीमेटोक्रिस्ट से क्या पता चला कि ब्लड कैसे गाढ़ा, मतलब कितना परसेंट आरबी है, तो उससे गाढ़ापन पता चल जाता है। और इसमें क्या होता है, उसमें कितना परसेंट में सॉलिड पार्टिकल्स मिला हुआ है, जैसे में सोडियम पोटेशियम कितना मिला हुआ वो आपको पता चलेगा इसमें सीरम ऑस्मोलेटिटी में। ब्लड ऑस्मोलेटिटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है, ऑस्मोलेटिटी इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 275 से 295। अगर ब्लड ऑस्मोलेटिटी अगर इससे ज्यादा है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का क्या है कि ब्लड में अधिक पार्टिकल्स मिला हुआ है। अगर इससे कम है, 275 से कम है, तो इसका मतलब क्या, ब्लड बहुत पतला है। क्या है, बहुत, इससे कम है तो ब्लड क्या है, थीन है, बहुत पतला है। और इससे अधिक है तो क्या है, ब्लड ठीक है। यानी कि ब्लड का ऑस्मोलेटिटी से हमको पता चलता है कि ब्लड का कितना गाढ़ापन है। तो अगर 275 से 295 के बीच में ब्लड का ऑस्मोलेटिटी है तो इसका मतलब ब्लड जो हमारा बैलेंस है, मतलब उसमें हर एक चीज क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, मतलब न गाढ़ापन है न थिकनेस है, उसमें जितना भी प्लाज्मा भी है, ब्लड भी है, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन क्या होता है, जब ब्लड ऑस्मोलेटिटी में का जब चेक करते हैं तो 275 से उसका कम ऑस्मोलेटिटी आता है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या हो गया कि इम्बैलेंस है, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स का कमी है। कमी के कारण प्लाज्मा का कमी हो, वाटर का कमी हो, उसके कारण क्या होता है, यह क्षीण होता है, पतला हो जाता है। और इससे अगर अधिक है 295 से, इसका मतलब होता है कि उसमें अधिक पार्टिकल्स मिला हुआ है, जिससे वह ब्लड क्या हो रहा है, थिकनेस है, मोटा है।
उसके बाद यूरिन टेस्ट कराएंगे। यूरिन टेस्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1.030 इतना यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर इससे कम हो जाएगा तो यूरिन का ग्रेविटी कम है, इससे अधिक हाई होगा, ज्यादा हो जाएगा तो हाई है। यह कितना है, नॉर्मल रेंज है स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूरिन का। उसके बाद यूरिन का ऑस्मोमोलैरिटी चेक करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कितना परसेंट यूरिया या उसमें कितना परसेंट यूरिक एसिड आ रहा है, वो उसका ऑस्मोमोलैरिटी चेक करेंगे यूरिन का। सोडियम इंक्रीज डिक्रीज इन एक्सटर्नल लॉस, अगर एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है पानी का तो क्या होगा, सोडियम का डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ अगर रीनल लॉस, रीनल किडनी के द्वारा अगर एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है तो सोडियम लॉस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए हम लोग क्या देखें, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अब पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, अगर इसको फ्लूइड का लॉस हो गया उसके बॉडी में तो हम लोग उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ अंडरस्टिंग कॉज। हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे, क्या करेंगे, पहले समझेंगे किस तरह से फ्लूइड का लॉस हो गया, यानी कि किस कारण से फ्लूइड का लॉस हुआ है वो पहले समझेंगे। स्टॉप फ्लूइड लॉस, अगर फ्लूइड किसी वजह, जिस वजह से फ्लूइड लॉस हो गया है उसी को पहले हम लोग स्टॉप करेंगे। जैसे अगर वोमिटिंग हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वोमिटिंग को रोकेंगे। अगर डायरिया हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले डायरिया को रोकेंगे, मेडिसिन देके उसको क्या करेंगे, डायरिया को रोकेंगे। अगर वोमिटिंग हो रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एंटी इमेटिक्स ड्रग्स देके क्या करेंगे, वोमिटिंग को स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। और अगर डायरिया से हुआ है लॉस तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एंटी डायरियल ड्रग्स देके उसको डायरिया को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। पहले हम लोग का काम क्या रहेगा मेडिकल मैनेजमेंट में, कि जिस वजह से लॉस हो रहा है पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। अगर हेमरेज हो गया है, हेमरेज हो गया तो हम लोग कंट्रोल करेंगे ब्लीडिंग को। हेमरेज के कारण अगर ब्लीडिंग लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। और अगर उसको जरूरी है तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उसके बाद अगर जलने से अगर लॉस हुआ है फ्लूइड को तो हम लोग फ्लूइड रेसुसिटेशन मतलब हम लोग तुरंत उसको फ्लूइड देंगे, तुरंत उसको फ्लूइड देंगे। प्लस बॉर्न केयर, और उसको जो जला है उसको हम लोग केयर करेंगे साथ में। उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडियस है तो हम लोग एक ड्रग्स देंगे, डेस्मोप्रिन। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर रिजर्वेशन इन किडनी। डेस्मोप्रेसिन। डायबिटीज इंसिपिडियस का मतलब क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन का
कमी हो जाना, नहीं एंटी डायरेटिक हार्मोन जब रिलीज नहीं होता है तो हम लोग उसको एक ड्रग देते हैं डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन देते हैं जो क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है किडनी में। क्या कराता है वो, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, बचाता है कहाँ, किडनी में। ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से फिगर बाय फिगर समझा दिए। तो आप लोग इसमें हम सिर्फ मैनेजमेंट बता रहे हैं, आप लोग वहां जाके अगर नहीं देखे हैं पिछले क्लास तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने प्रोसेस बताए हैं। तो यहाँ उतना हम नहीं बता सकते हैं, तो बताए। उसके बाद रीनल लॉस, अगर उसको अगर किसी ऑर्गन फेल हो गया, जैसे किडनी डिजीज हो गया है, हार्ट डिजीज के कारण हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले ट्रीट करेंगे, इलाज करेंगे रीनल डिजीज को, एंड स्टॉप करेंगे डायरेटिक, जो यूरिन अधिक पास हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे, स्टॉप करेंगे। इफ अगर एक्सेसिव ज्यादा हो रहा है तो उसको स्टॉप करेंगे, और अगर किडनी डिजीज है तो उसको हम लोग जांच पड़ताल करके उसको हम लोग ठीक करेंगे। उसके बाद फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो अगर पेशेंट को क्या हुआ है, मिड मतलब कम मात्रा में अगर फ्लूइड लॉस हुआ है, अगर होश में है, बातचीत कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग उसको मेडिसिन देंगे और ओआरएस देंगे, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस देंगे, और इलेक्ट्रॉन पाउडर भी आता है जो डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, वो देंगे। क्लियर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक, इलेक्ट्रॉन पाउडर और ओआरएस देंगे उसको, और कहेंगे आप पीजिए। तो उससे क्या हो गया, अगर नॉर्मल एक दो बार वोमिटिंग हुआ है, तो नॉर्मल डिहाइड्रेशन हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे उसको रिकवर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, इससे रिकवर करने का प्रयास करेंगे। अगर मॉडरेट टू सीवियर, आप लोग मॉडरेट टू सीवियर क्या हो गया, जैसे या नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे आप हम हैं, ये तो क्या है, नॉर्मल है। मिड यानी मॉडरेट यानी कि बीच में, और मॉडरेट ये क्या हो गया, सीवियर हो गया, हाई हो गया। तो ये तो इसमें तो कोई दवा खाने का जरूरी नहीं, इसमें तो नॉर्मल जो हम लोग है, आप लोग है, सब इसमें आते हैं। और जिसको वोमिटिंग हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, वो किस में चला जाएगा, मिडिल में चला जाएगा। तो इसमें जो परसेंट हमारे पास आएगा, उसको हम लोग ट्राई करेंगे क्या दे करके, ओआरएस और इलेक्ट्रॉन पाउडर देकर हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि डिहाइड्रेशन से उसको रिकवर हो, फ्लूइड उसके बॉडी में रिकवर हो, और अगर पीने लायक हो तो उसको हम कहेंगे पानी आप पीजिए। अगर क्या मॉडरेट है, तो मॉडरेट टू हाई, अगर इस के बीच में है, इसके बीच में यहाँ पे अगर पेशेंट अगर अधिक हो गया, वोमिटिंग, डायरिया, चाहे ब्लड लॉस हो गया है किसी को हेमरेज के कारण, तो उसको हम क्या करेंगे, आईवी थेरेपी देंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, आईवी थेरेपी देंगे। आईवी थेरेपी में क्या देंगे, आइसोटोनिक देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। फर्स्ट चॉइस, पहला चॉइस क्या रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन 0.9 NaCl, जिसमें हम लोग अगर इसके बीच में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 0.9% NaCl देंगे, NS देंगे, नॉर्मल सलाइन उसको देंगे। ये आपको अपनी मर्जी से नहीं देना है, आपको वहां पे प्रिस्क्राइब जब डॉक्टर रहेंगे वो बताएंगे आपको कितना देना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ये बता दिए। और क्या, रिंगर्स लैक्टेट, मतलब आरएल का भी उपयोग कर सकते हैं, आरएल का उपयोग कर सकते हैं, यूज टू एक्सपेंड आरएल। अगर वह पेशेंट को क्या है, हाइपोग्लिसेमिया, यानी कि उसके शरीर में क्या हो गया है, ग्लूकोज भी कम गया है, यानी कि ग्लूकोज अगर अधिक कम गया है तो उसको हम क्या देंगे, D5। अगर ग्लूकोज कमी है और उसके साथ अगर डिहाइड्रेशन है, हाइपोग्लिसेमिया के साथ अगर डिहाइड्रेशन है तो उसको हम लोग क्या देंगे, D5 यानी कि 5% डेक्सट्रोज।
डेक्सट्रोज उसको देंगे। अगर उसको पहले आप लोग को ऐसे नहीं आया उसको दे दिए, पहले उसको जांच पड़ताल करेंगे तब देंगे। उसके बाद अगर सीवियर, अगर अधिक लॉस हो गया ब्लड का तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसको ब्लड चढ़ाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गया है जैसे सोडियम पोटेशियम इस सब का कमी हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सोडियम पोटेशियम देंगे। सोडियम अगर कम हो गया है तो हाइपो हो जाएगा और ज्यादा हो गया तो हाइपर हो जाएगा। तो पोटेशियम उसको पहले चेक करना है और उसको लेबोरेटरी टेस्ट से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा कमा है, सोडियम कमा हुआ है, पोटेशियम कमा हुआ है, उसको हम लोग देंगे, उस तरह से देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आप लोग के लिए टॉपिक मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लोग को क्या करना है कि फिजिकल, पहले क्या करना है, फिजिकल एंड मेडिकल हिस्ट्री का असेसमेंट करना है, मेडिकल हिस्ट्री लेना है पेशेंट का। उसके बाद हम लोग वाइटल साइन चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो भी उनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो देखने को उसको बॉडी में मिल बीमारी है उसको हम लोग लिखेंगे। एंड स्किन ट्रॉगर चेक करेंगे, स्किन ट्रॉगर चेक है कितना इलास्टिसिटी है और कितना टाइटनेस है वो चेक करेंगे हम लोग। उसके बाद डेली वेट करेंगे, हम लोग डेली वेट करेंगे उसका। उसके बाद पोस्चर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, पोस्चर करेंगे। पोस्चर बताए आपको कि पोजीशन में लेंगे हम लोग, आप जैसे पोजीशन में लीजिए आप लोग, या तो लाइन करके, लाइन मतलब सुला देना है, सिटिंग बैठा के, स्टैंडिंग खड़ा करके, आप जैसे आपको कंसल्ट किया जाएगा उस तरह से हम लोग उसको, उस तरह से हम लोग बीपी चेक करेंगे। तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बीपी चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। और आवरली यूरिन आउटपुट, एक घंटा में उसको कितना यूरिन आउटपुट होता है वो हम लोग चेक करेंगे। आपको पता होना चाहिए एक घंटा में कितना होना चाहिए, 30 ml के लमसम में 1 पर आवर में 30 ml होना चाहिए, पर आवर 30 ml यूरिन आउटपुट होना चाहिए। क्या नॉर्मल रेंज क्या है यूरिन आउटपुट होने का, 30 ml पर आवर, एक आवर में 30 ml यूरिन आउटपुट होना चाहिए। तो आप हर आवर तक कीजिएगा, आवरली यूरिन आउटपुट चेक करना है, असेसमेंट के रिपोर्ट। सीवियर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिशिएंट है तो उसको आवरली चेक करेंगे। मॉनिटरिंग करेंगे, सीरम टेस्ट करेंगे, उसमें सीरम सोडियम DUN बताए जो यूरिया, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन चेक करना है, ग्लूकोज चेक करना है और हेमाटोक्रिस्ट चेक करना है, हेमाटोक्रिस्ट यानी कि RBC का % चेक करना है ब्लड में। उसके बाद फ्लूइड थेरेपी देना है, मैनेजमेंट करना है, ओरल एंड IV जैसा लिखा गया है उस तरह से हम लोग उसको क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे। पेशेंट को केयर करेंगे, पेशेंट को केयर कैसे करेंगे, स्किन केयर करेंगे विद लोशन या ऑइंटमेंट से एंड रेगुलर पोजीशन चेंज करेंगे, रेगुलर पोजीशन वो बेड में आप लोग को पता है पोजीशन, आपको बेड में पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि कौन सा पोजीशन है तो आप लोग बताइएगा। तो पोजीशन, बेड में पोजीशन होता है एक, 2 पोजीशन दिया है, पोजीशन बहुत होता है, 2 बताते हैं आपको जो इस बीमारी में आप लोग को यूज होता है, 2 बताते हैं। सेमी फ्लावर्स और हाई फ्लावर्स। तो ये 2 पोजीशन में आप लोग
ये पोजीशन है सेमी पोजीशन, सेमी फ्लोवर्स मतलब हो गया कि 30 से 40 डिग्री के लमसम में होता है ये 30-40 डिग्री के लमसम में पेशेंट को बेड पे सुलाया जाता है। ये हाई पोजीशन यानी कि उसको ऐसे करके पूरा चेस्ट सामने हो रहा है। क्यों ऐसा पोजीशन दिया जाता है? कभी कभी क्या होता है कार्डियक, वो हम लोग आगे वाला में पढ़ेंगे, आगे वाला में वही पढ़ाएंगे आपको कि हार्ट फेलियर से कैसे एक्सेसिव ब्लड हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है हार्ट पेशेंट को हार्ट डिजीज के कारण क्या होता है उस पेशेंट में लंग्स में क्या होता है पानी भर जाता है, लंग्स में फ्लूइड चला जाता है जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होता है। तो उसको हम लोग किस पोजीशन में देते हैं, रखते हैं उस पेशेंट को हाई फ्लोवर्स पोजीशन में रखते हैं ताकि उसको ज्यादा लंग्स पे प्रेशर ना पड़े और आराम से सांस ले। तो ये पोजीशन हो गया। तो वही हम लोग देखे थे पोजीशन। उसके बाद क्या करना है, पोजीशन देना है। उसके बाद क्या करना है, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करना है। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करना है। पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा हुआ है तो उसको सोडियम की मात्रा कम बोलेंगे लेने के लिए, खाने के लिए। पेशेंट एंड फैमिली को इंगेजमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक्टिविटी एंड इंकरेजमेंट, फ्लूइड इनटेक, चार्टिंग। कम्युनिकेशन करेंगे, एक्टिविटी, पेशेंट को एक्टिविटी के बारे में बताएंगे और क्या करेंगे, इंकरेजमेंट करेंगे, थिंक फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड लेने के लिए। उसके बाद मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, देंगे। और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो रीनल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसमें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, रीनल कॉम्प्लिकेशन। पहला क्या देखने को मिलेगा, रीनल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। रीनल कॉम्प्लिकेशन में ओलिगुरिया, जैसे पेशेंट को पेशाब करना, यूरिन बहुत कम आउटपुट होना, ये हमको देखने को मिलेगा। एक्यूट किडनी इंजरी, या तो उसमें क्या हो सकता है एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा हो सकता है, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम डिस्टरबेंस हो सकता है इसमें, इस वजह से देखने को मिल सकता है। कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या सब देखने को मिल सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब हो गया कि उसके बॉडी में हाइपोवोलेमिक शॉक यानी कि उसके बॉडी हार्ट में क्या हो गया, हार्ट में अगर उसके बॉडी में क्या हो गया, फ्लूइड की कमी है, फ्लूइड की कमी है तो उसके बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा और हमारे बॉडी में आउटपुट भी हार्ट से क्या होगा, कम ब्लड होगा। तो इससे क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। सीवियर वॉल्यूम लॉस, बीपी कोलैप्स, सीवियर अधिक वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो क्या हो गया, बीपी सीधे कोलैप्स, सीधे बैठ जाएगा, सीधे पेशेंट खत्म। उसके बाद डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज होगा, टिश्यू के पास ब्लड पहुंचेगा नहीं। जब हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा तो टिश्यू के पास ब्लड जाएगा कहाँ, जब ब्लड फ्लूइड ही नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो ब्लड का फ्लो कैसे होगा, वो तो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने का मतलब वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या सब देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस मिलेगा और कंफ्यूजन, उस पेशेंट में क्या मिलेगा, कंफ्यूजन मिलेगा, मतलब कभी कुछ बोलेगा। और डेजीनेस देखने को मिलेगा। डेजीनेस मतलब बताए थे आपको कि चक्कर आने लगेगा उस पेशेंट में। और सीजर्स हो जाएगा, सीजर्स मतलब उसमें एबनॉर्मल तरीका से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट फ्लो होगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, सीजर्स आ जाएगा। वो मतलब पूरी तरह से उसका बॉडी देखेंगे, कभी गाँव घर में देखेंगे भूत आ गया होगा किसी लेडीज को या किसी गर्ल्स को, तो कैसे करती रहती है वो सेम सीजर, वैसा ही सीजर आएगा तो सेम वैसा ही करता है और कोमा में भी जा सकता है वो पेशेंट। तो चलिए आज हमारा क्या खत्म हो गया, एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब सेल के बाहर जो हम लोग का फ्लूइड की कमी से क्या क्या हो रहा था वो सब हम लोग पढ़ रही है।
अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, सेल के बाहर फ्लूइड का एक्सेसिव अधिक हो जाने से क्या क्या होता है, क्या क्या देखेंगे कल हम, फ्लूइड में अधिक हो जाने से क्या क्या होता है। तो कल हम ये पढ़ेंगे, आज ये खत्म कर दिए और कल पढ़ेंगे ये, उसके बाद 5 बचा है, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आप सभी को थैंक यू जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए जाते जाते एक मोटिवेशनल लाइन आप लोग को, चल तो चलिए एक लाइन सुना देते हैं लास्ट जाते जाते। प्यार में पागलपन भी एक इबादत सा लगता है, प्यार में पागलपन भी एक इबादत सा लगता है, तेरी यादों का जुनून दिल की आदत सा लगता है, तेरी यादों का जुनून दिल की आदत सा लगता है। लोग कहते हैं मोहब्बत में होश खो देते हैं, लोग कहते हैं मोहब्बत में होश खो देते हैं, हमें तो तेरा दीदार ही क़यामत सा लगता है, हमें तो तेरा दीदार सा ही क़यामत सा लगता है। तो चलिए इस लाइन के साथ अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोग को इसी अंदाज में अगले लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए गुड बाय, थैंक यू आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।